गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजीसी क्लासेस। और आप लोग के लिए मैं 6 to 10 फुल साइंस की सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें सब कुछ मैं डील करूंगी। उसके लिए भी आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो सॉरी, मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा डेली बेसिस पे रोज का वीडियो चाहिए तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लिटरली मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आगे का चैप्टर 14 वाटर 14.4 बैक टू द ओशियंस। हम लोग 14.3 तक देख चुके थे, है ना। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 14.4 बैक टू द ओशियन। 14.3 में हम लोग देखे थे कि कैसे पानी जो होता है वो वाटर वेपर बनकर ऊपर जाता है और ऊपर से रेन के थ्रू वो नीचे आता है। अब हम लोग इस वाले वीडियो में, इस वाले टॉपिक में ये देखेंगे कि जो भी पानी हम लोग का नीचे आया है रेन के थ्रू, मतलब बरसात के थ्रू जो भी पानी हम लोग का नीचे आया है वो फिर से ओशियन में कैसे जाएगा, है ना। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला टॉपिक। तो हम लोग ये जानते हैं कि समुद्र का जो लेवल होता है उसके ऊपर होता है लैंड का लेवल। मतलब अगर लैंड का सरफेस हम लोग का ये है तो समुद्र का सरफेस हम लोग का ये होता है। मतलब समुद्र का जो लेवल होता है वो थोड़ा नीचे होता है। तो जितना भी हम लोग का स्नो से जो भी हम लोग का वाटर निकलेगा, या कह लो कि रेन से जो भी वाटर निकलेगा, वो सारा का सारा हम लोग का ओशियन में जाएगा। तो ओशियन में जाने का भी बहुत सारा तरीका है। जैसे कि आप लोग माउंटेन्स में स्नो को देखे होंगे, माउंटेन्स में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्नो जो होता है वो जम जाता है। तो क्या होता है, जब वो मेल्ट होता है तो वाटर बन जाता है, और वाटर बनने के थ्रू वो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे करके वो क्या होता है, वो मेल्ट होता चला जाता है और फिर वो बहना स्टार्ट करता है। जब वो बहता है तो वो अपना एक अलग ही रास्ता बना लेता है, जिसको हम लोग स्ट्रीम, नदी भी कहते हैं। और फिर वो बहुत लंबे समय, बहुत लंबी दूरी को तय करके ओशियन में फाइनली वो पहुंच जाता है। तो ओशियन में पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे, स्नो को देखे जो कि मेल्ट होता है और वो चला जाता है ओशियन में। दूसरा वे क्या हो सकता है, रेन वाटर जो हम लोग का आता है, जो हम लोग का मोस्टली लैंड पर गिरता है, वो बहुत ही लंबी दूरी को तय करके फाइनली वो भी ओशियन में पहुंच जाता है। बहुत सारा ऐसा रेन वाटर होता है जो कि हम लोग का रिवर में पहुंच करके रिवर को बहुत ही पूरा भर देता है ना। और भी बहुत सारा तरीका होता है जिसके कारण कि हम लोग का जितना भी वाटर होता है वो ओशियन में चला जाता है। लेकिन बहुत सारा रेन वाटर जो होता है वो हम लोग का नीचे ग्राउंड लेवल पर भी चला जाता है। ग्राउंड लेवल पर जाता है मतलब कि जो सॉइल के अंदर से वो एकदम नीचे चला जाता है ना, सॉइल के नीचे चला जाता है। आप लोग कभी देखे होंगे नीचे के ऊपर अगर आप लोग पानी डालते हैं तो वो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता है, वो एक्चुअली में नीचे चला जाता है। तो कुछ रेन वाटर हम लोग का नीचे सिपिंग हो जाता है, नीचे चला जाता है। और ये जो ग्राउंड वाटर जो नीचे चला जाता है वो बहुत हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि यही ग्राउंड वाटर हम लोग को हैंडपंप से मिलता है, यही ग्राउंड वाटर हम लोग को वेल से मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का जो रेन वाटर आता है उसका बहुत सारा अमाउंट हम लोग का नीचे भी जाए, हम लोग के जमीन के अंदर भी जाए। और रेन वाटर से ग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है ना। अगर अच्छे से रेन वाटर आया तो हम लोग का ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है। और रेन वाटर से हम लोग का क्या होता है, जितना भी खाली हम लोग का वो रहता है, हम लोग का रिवर रहता है, वो सारा का सारा भर जाता है। जितना भी खाली पॉन्ड रहता है वो सब तालाब ये सब भर जाता है। तो रेन वाटर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और इस तरह से ये सब कुछ तरीका होता है जिसके कारण हम लोग का बैक टू द ओशियन, पानी जो होता है वो ओशियन में चला जाता है। एक तो स्नो जब मेल्ट होता है तब, एक जो होता है वो रेन वाटर जब लैंड पर आता है तो वो खुद अपना रास्ता बनाकर चला जाता है ना। तो इस तरह का कुछ कुछ तरीका होता है जिसके कारण ओशियन में पानी फिर से चला जाता है। और कुछ कुछ पानी ट्रांसपिरेशन भी होता है, मतलब कि कुछ कुछ पानी जो होता है वो इवेपोरेट भी होता है। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है ना। कुछ कुछ पानी जो होता है वो हम लोग अगर कहीं पर जमा हुआ हो और उसको हीट मिल रहा हो तो वो पानी फिर से इवेपोरेट हो जाता है ना। तो कुछ कुछ पानी हम लोग का इवेपोरेट भी हो जाता है। कुछ कुछ पानी हम लोग का नीचे ग्राउंड लेवल में भी चला जाता है ना, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रेन वाटर हम लोग का कहाँ कहाँ जाता है और फाइनली वो कहाँ पर पहुंचता है, फाइनली वो ओशियन में पहुंच जाता है।
एक और बात ध्यान देने लायक है कि ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी नीचे जाता है, पृथ्वी के नीचे जाता है, सोइल के नीचे जाता है, वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक लोकेलिटी है ना, मतलब एक जगह है जहाँ पर 10-12 गांव, 10-12 घर है ना। अब वहां पर मान लो कि मात्र दो ही हैंडपंप है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैंडपंप है और 12 घर है। वो 12 का 12 घर में सिर्फ 2 ही हैंडपंप से पानी जाता है। तो बताओ वो जो हैंडपंप का नीचे ग्राउंड वाटर होगा वो सारा का सारा अगर खत्म हो जाए तो फिर वहां पर पानी कैसे आएगा? ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है उसका हम लोग को सही तरीका से और बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए ताकि वो खत्म ना हो जाए, है ना। और ग्राउंड वाटर में जो पानी आता है वो सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर के थ्रू ही आता है। तो इसलिए हम लोग जो ग्राउंड वाटर से जो भी पानी यूज करते हैं, चाहे वो हैंडपंप से यूज करते हो, चाहे वो वेल से यूज करते हो, मतलब कुआं से यूज करते हैं, हम लोग को बहुत ही सोच समझकर यूज करना चाहिए, है ना। तो ग्राउंड वाटर का हम लोग को बहुत ही अच्छे तरह से यूज करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था या इंपॉर्टेंट लाइन था कह लो ग्राउंड वाटर के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग देखते हैं कि पहली बार वो जो ये भी सोचती है कि कभी कभी क्या होता है, रेन वाटर जब आता है ना तो क्या होता है कि कुछ लेयर, लैंड का कुछ लेयर को आप लोग देखोगे ऊपर वाला लेयर ही वो हटा देता है ग्राउंड वाटर। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी रेन वाटर आता है तो कुछ इलाका में ऐसा होता है कि वो ऊपर वाले लेयर को ही बहाकर ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा जगह जहां पर ऐसा होता है कि वो ऊपर वाले लेयर को हटाकर ले जाती है, उस जगह पर आप लोग देखोगे कोई वेजिटेशन नहीं होता है। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, ठीक है। तो वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, मतलब कि जहां पर पेड़ पौधा हो। अगर हम लोग पेड़ पौधा ही नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग पेड़ पौधा अगर बहुत कम रहेगा उस जगह पर, तो उस जगह पर आप लोग देखोगे कि अगर बारिश का पानी आएगा तो उसका ऊपर वाला जो लेयर होता है वो उसको बहाकर ले जाएगा। और ऐसे लेयर में मोस्टली कंक्रीट होता है ना। कंक्रीट मतलब कि बालू, पत्थर, रॉक, यही सब हो गया, है ना। तो आप लोग देखोगे इस जगह पर मेनली कंक्रीट होता है, इसलिए हम लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि हम लोग का जो रेन वाटर आता है वो ग्राउंड लेवल तक जाए। ये नहीं कि यहाँ पर है तो इस वाले लेयर को ही उठा के ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे, मतलब जिस जगह पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होगा, उस जगह पर मेनली क्या होता है कि जब रेन वाटर आता है तब वो ऊपर वाले लेयर को बहाकर ले जाता है ना। तो ये होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारे ग्राउंड लेवल तक कभी भी पानी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर इस जगह पर मान लो अगर आप हैंडपंप लगाते भी हो तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसके ग्राउंड के लेवल में कोई पानी ही नहीं है। तो आप ही बताओ कि उस हैंडपंप में पानी कहाँ से आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग को वेजिटेशन, हम लोग को पेड़ पौधा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में देखे कि कैसे ओशियन में पानी फिर से चला जाता है। अब हम पूरा का पूरा चीज को एक बार बोलते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर पानी होता है, सबसे पहले पृथ्वी पे पानी होता है। अब ये जो पानी होता है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है। इवेपोरेशन हम लोग का, है ना, नॉर्मली हीटिंग के द्वारा होता है और ट्रांसपिरेशन हम लोग का प्लांट्स के द्वारा होता है ना। तो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर जाता है। ऊपर जाकर वो वाटर वेपर जो होता है वो क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बन जाता है मतलब अगर सब एक जगह इकट्ठा होता है तो वो क्लाउड की तरह ही दिखता है और क्लाउड एक्चुअली में वाटर वेपर ही होता है ना। तो अब ये जो वाटर वेपर होता है वो एकदम ऊपर चला जाता है और जब ये एकदम ऊपर चला जाता है, जैसे जैसे ये एकदम ऊपर चला जाता है वैसे वैसे ये एकदम ठंडा हो जाता है और एक टाइम आता है कि इतना ठंडा हो जाता है कि ये गिरना स्टार्ट कर देता है ना। और जो गिरता है उसी को हम लोग रेनिंग कहते हैं। अब ये रेनिंग मतलब ये पानी जो होता है वो फिर से अर्थ पर आ चुका है। अब अर्थ पे लैंड पे आ चुका है। तो अब जो ये पानी जमीन पर आया है वो बहुत सारे तरीकों से मतलब अपना रास्ता बनाकर ओशियन में फिर से चली जाती है ना। अब ये जो पानी नीचे आया है वो अपना रास्ता बनाकर रिवर में या ओशियन में चली जाती है।
साइकिल कहते हैं। अब जो ओशियन में पानी क्या है, ये फिर से इवेपोरेट होगा, इसके बाद इवेपोरेशन के थ्रू वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से वो ओशियन में जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म था, इसलिए इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हम पूरा कोशिश किए कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो ये जो बैक टू दी ओशन है, उसमें हम लोग का वाटर साइकिल कंप्लीट होता है और हम कहेंगे 14.3 में कि हम लोग का जितना भी नोट्स होता है ना, वो हम आप लोग को 14.4 में बताएंगे, क्योंकि 14.4 में हम लोग का पूरा वाटर साइकिल हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नोट्स ही देख लेते हैं, है ना, कि वाटर साइकिल किसको कहेंगे, डेफिनेशन, ये सब। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 14.3 से स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग का वाटर साइकिल। तो जो सबसे पहला जो चीज है जिसके बारे में हम लोग को नोट्स चाहिए होगा, वो होता है हम लोग का टॉपिक इवेपोरेशन, क्योंकि इस वाले चैप्टर में और वाटर वेपर में इवेपोरेशन बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। तो वो इवेपोरेशन देखते हैं। The process of changing water to its vapor form is known as evaporation. जब भी कोई वाटर जो होता है वो अपने वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। जब भी कोई भी पानी जो होता है वो अपने वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। पानी जो होता है, लिक्विड पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब कि वाटर वेपर बन जाता है, उसी चीज को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। आगे देखो, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ओपन सर्फेसेस ऑफ वाटर ऑल द टाइम, डे एंड नाइट। इवेपोरेशन जो होता है वो पानी के खुले सरफेस में दिन रात होते रहता है। इसका मतलब क्या है, ओपन सरफेस का मतलब क्या है, मतलब अगर आप लोग क्या करो, आप लोग अगर एक डब्बा में पानी को बंद करके अलमारी के अंदर रख दो, तो क्या वो इवेपोरेट होगा? कभी नहीं होगा। तो इवेपोरेशन के लिए हम लोग को कोई खुला जगह चाहिए, है ना। अब रूम में भी अगर पानी गिरा दो तो वो भी हम लोग का एक खुला सरफेस ही कहलाएगा, है ना। तो हम लोग का इवेपोरेशन जो होता है वो ओपन सरफेस में दिन रात होते रहता है। Evaporation of water takes place continuously from oceans, rivers, ponds, wells and soil. Evaporation जो होता है वो हम लोग का continuously ocean, समुद्र, नदी, तालाब, कुआं और मिट्टी, ये सबसे evaporation जो होता है वो continuously होते रहता है। मतलब ये सब जगह से water जो होता है वो water vapor के फॉर्म में continuously change होते रहता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। During the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes, ponds. Day time में क्या होता है, मतलब जब सनलाइट होता है ना, जब सनलाइट जो होता है वो ओशियन के, रिवर के, लेक्स के और पॉन्ड्स के वाटर पर गिरता है, तो क्या होता है, the fields, roads, rooftops and other land areas also receive sunlight. तो ये सब जगह भी सनलाइट जो होता है वो आता है, जैसे कि खेत हो गया, रोड हो गया, रूफटॉप मतलब हो गया छत, और दूसरा जो भी लैंड एरियाज है उसमें भी हम लोग का सनलाइट आता है। The sunlight also carries heat with it. ठीक है, तो सनलाइट में हम लोग का क्या होता है, सनलाइट जो में हम लोग का हीट होता है ना, हम लोग का सनलाइट में हीट होता है। As a result, water from oceans, rivers, ponds and soil and other land areas gets continuously changed into its vapor. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर जो होता है ओशियन से, रिवर से, पॉन्ड और सॉइल से, या जो भी अलग एरिया होता है वो कंटिन्यूसली वेपर में चेंज होते रहता है। ओशियन, रिवर, ये सब जगह पे क्या होता है, डे टाइम में हम लोग को सनलाइट पहुंचता है और सनलाइट जो होता है उसमें हीट होता है, तो उसी हीट की वजह से कंटिन्यूसली इवेपोरेशन जो होता है वो होते रहता है ना। तो जिसका रिजल्ट क्या है कि ये सब जगह से कंटिन्यूसली जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज होते रहता है और इवेपोरेशन होते रहता है। Thus, water vapor gets continuously added to air due to evaporation. तो वाटर वेपर जो होता है वो कंटिन्यूसली हवा में जाते रहता है इवेपोरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन के थ्रू हवा में हम लोग को वाटर वेपर, है ना, हमेशा कंटिन्यूसली जो होता है वो जाते रहता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब भी कोई भी अगर हम लोग का पेड़ होता है ना, या कोई भी पौधा होता है, ठीक है, कोई भी पौधा या कोई भी पेड़, तो जब उसमें हम लोग पानी देते हैं और अगर वो पानी जो होता है वो एक्सेस हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, तो पौधा का जो पत्ता होता है उसमें से पानी जो होता है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी चीज को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो पेड़ के या पौधा के
पत्ता से अगर हम लोग पानी का जो कंटिन्यूसली लॉस होता है, मतलब जब वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो इसी चीज को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एकदम नॉर्मल से शब्द में हम लोग कहें तो इवेपोरेशन में क्या होता था, हम लोग पानी जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता था। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। ठीक है, जो प्लांट्स में होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो ऐसे ही हो जाता है या लैंड में या ओशन में उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। बस इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। The amount of water vapor that goes into air through the process of transpiration is very huge. तो जो water vapor का जो amount होता है, जो एयर में जो वाटर वेपर जाता है उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन से बहुत ज्यादा जो होता है वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है ना। इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है the amount of water vapor that goes in air through the process of transpiration is very huge. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो एयर में वाटर वेपर हम लोग का जाता है उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। कंडेंसेशन, आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंडेंसेशन। The process of conversion of vapor into liquid form of water is called condensation. ये जो condensation है ना वो इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा है। इवेपोरेशन में क्या होता था, वाटर हम लोग का वाटर वेपर में चेंज होता था। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर हम लोग का वाटर में चेंज होता है ना। वो प्रोसेस जिसमें कि वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इसका हम लोग एक एक्टिविटी भी किए थे 14.3 में, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर देखो, आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन किसको कहेंगे, वाटर वेपर जो होता है वो अगर वाटर में चेंज हो जाता है उसको हम लोग उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। अब क्लाउड फॉर्मेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है ना। The climate close to the earth surface is warm. मतलब क्या हो गया कि हम लोग पृथ्वी की सतह पर, मतलब हमारे जमीन पर जो क्लाइमेट होता है ना वो अर्थ के सरफेस पर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। मतलब जहां हम लोग जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। It gets cooled as one goes up in atmosphere. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है ना। यहाँ गर्मी होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो थोड़ा ठंडा होने लगता है। वाटर वेपर बीइंग लाइटर, वाटर वेपर जो होता है बहुत ही हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर, और इसलिए वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाता है। एट द अपर layer of atmosphere where the temperature is lower, the vapor gets condensed into tiny water droplets and forms clouds. तो जैसे जैसे ऊपर के लेयर में वाटर वेपर देखो लाइट होता है, इसलिए जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा एटमॉस्फेयर के वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना। जहाँ कूलिंग होता है वहां तो टेम्परेचर कम ही होता है, ठीक है। तो वैसे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाएगा और उसका जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, वो कंडेंस्ड होके छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन जाएगा, है ना। और इसी तरह से हम लोग का क्लाउड बनता है ना। तो क्लाउड्स एक्चुअल में क्या होता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है, या आप लोग उसको वाटर वेपर का एक बहुत बड़ा समूह भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग का क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग को एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं कि हमारा पृथ्वी पे, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे बहुत गर्मी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ठंडा होने लगता है और वाटर वेपर हम लोग का बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। तो इसके हल्के होने की वजह से ये ऊपर जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो ये एकदम छोटा छोटा टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है जो कि हम लोग को बादल की तरह दिखता है। और जब ये पूरा भर जाता है तो इसी से हम लोग का रेनिंग होता है ना। तो ये जो छोटा छोटा जो ड्रॉपलेट्स हम लोग को दिखता है वही क्लाउड्स है और वैसे ही क्लाउड्स बनता है। अब आगे हम देखते हैं ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली रेन वाटर व्हिच मेनली कम्स फ्रॉम सीपेज ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर हम लोग का एक्चुअली में रेन वाटर होता है, मतलब जो पानी ऊपर से आता है वो मिट्टी के द्वारा हम लोग का नीचे मतलब पूरा सींच जाता है, नीचे पूरा चला जाता है, उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो जो हैंडपंप में पानी होता है या जो कुआं में पानी होता है वो एक्चुअल में हम लोग का रेन वाटर होता है जो कि नीचे चला जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर, है ना। वाटर वेपर, द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर।
गैसियस फॉर्म, पानी का जो गैसियस फॉर्म होता है उसी को हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। क्लाउड्स, when water vapor goes up, where temperature is low, it gets condensed into tiny water droplets and forms clouds. जब भी वाटर वेपर जो होता है वो ऊपर जाता है जहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो वो कंडेंस्ड हो जाता है और एकदम छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है और इसी को हम लोग क्लाउड बोलते हैं और इसी तरह से हम लोग का क्लाउड बनता है ना। ओशन, ओशन इज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर सराउंडिंग द ग्लोब। इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बड़ा जो सराउंडिंग है वो ओशन का ही है। जितना जगह ओशन लिया हुआ है, मतलब जितना जगह ओशन का है उतना जगह इस पृथ्वी पर और किसी चीज का नहीं है। हेल, द आइस फॉलिंग इन शॉवर्स फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड हेल। ठीक है, तो जब हम लोग को क्लाउड से बड़ा बड़ा आइस गिरने लगता है उसी को हम लोग हेल कहते हैं। अब आप लोग समझिए कि ये हेल क्यों गिरता है? ऊपर से तो हम लोग का वाटर ड्रॉपलेट्स बना है तो हम लोग का पानी गिरना चाहिए, तो हेल क्यों गिरता है? देखो ऊपर हम लोग का पानी गया है ना, लेकिन जब ये जो ऊपर जो वाटर वेपर हम लोग का जो ऊपर जाता है अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक दूसरे से अगर आ जाता है, मिल जाता है बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में, तो वो बड़ा बड़ा बूंद गिराने लगता है और ये जो बड़ा बड़ा बूंद होता है वो एक्चुअल में हम लोग का आइस होता है और जिसको हम लोग हेल कहते हैं। वाटर साइकिल, इट इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड रेन। तो ये जो होता है वो वाटर का सर्कुलेशन होता है इवेपोरेशन और रेन के थ्रू। इवेपोरेट होता है वाटर, इसके बाद फिर वो तुरंत ऊपर जाता है, फिर तुरंत रेन के थ्रू नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर बैक टू द ओशन, ये हम लोग का टॉपिक था। द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड as rain or snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. ठीक है, तो जो पानी जो ऊपर से आता है जमीन पर वो रेन के थ्रू आता है और स्नो के थ्रू आता है। तो ये जल्दी या लेट से ओशियन में चला ही जाता है और इसका बहुत सारा तरीका के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स होता है हम लोग का इस टॉपिक में वाटर साइकिल, वो हम लोग का इतना ही है, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, है ना। और अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था समझने के पर्सपेक्टिव से और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड आप लोग को जो भी एक्टिविटी था, जो भी एग्जाम्पल था, जो भी नोट्स था, सारा का सारा हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।